और इसी बीच जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल ने अविनाश राय खन्ना से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हम मौजूद हैं और शिमला में हो क्या रहा है कि दिन में गर्मी हो जाती है और सुबह और शाम को ठंड बढ़ जाती है, यानी तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। और ऐसा ही कुछ सियासी तापमान जो है वो हिमाचल की राजनीति में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदाताओं ने फैसला करना है, पार्टियाँ पूरा जोर लगा रही हैं। यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रभारी हैं और काफ़ी समय से सारा काम देख रहे हैं। अब उनके लिए भी एक तरह से एग्ज़ाम सामने आ गया है, तो कैसा एग्जाम रहने वाला है, कैसी उनकी तैयारी, उस पर चर्चा करेंगे। अविनाश राय खन्ना जी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। सर्दी से बच के रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और 12 तारीख को वोट जरूर डालने जाइए, यही मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है। अविनाश जी, आप चुनाव प्रभार, मतलब आप हिमाचल में बीजेपी को एक तरह से कमांड कर रहे हैं, इंचार्ज हैं आप। माहौल क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर परंपरा कुछ और रही है, 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा रही है और लंबे समय से रही है, तो ऐसा इस बार क्या हो जाएगा कि आप उस परंपरा को बदल देंगे या तोड़ देंगे, जिसे रिवाज की चर्चा हो रही है? सबसे पहले मुझे अपने संगठन और सरकार के, दोनों केंद्र और राज्य सरकार के काम, उसके पूरा भरोसा है, विश्वास है, वही परंपरा को बदलने में सक्षम होगा। मैं गोयल साहब एक बात आपको बता दूं, आप भी मैं भी, हम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सरकार का लाभ लिया हुआ है, चाहे कोरोना का इंजेक्शन लगा हो, चाहे कोई और सरकारी लाभ हो, तो हम लोगों ने हर आदमी की तरफ पहुंचने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं जो आप रिवाज की बात कर रहे हो, तो वो रिवाज बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा कि हमने कोई औपचारिकता पूरी नहीं की, हमने ग्राउंड लेवल पर हर चीज़ को उतारा है। हमने ग्राउंड लेवल पर जितनी पॉलिसीज़ बनी है, उस पॉलिसीज़ को संगठन और सरकार के लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और लोगों को लाभ देने की कोशिश की है, लोगों को ईज़ करने की कोशिश की है। आप देखेंगे जितनी भी हमारी योजनाएं बनी हैं, सभी योजनाओं के पीछे कोई ना कोई गरीब आदमी की वेदना थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, गृहिणी योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, हिम केयर योजना है। तो इस गरीब आदमी की वेदना वो कहाँ से आई? जब दीनदयाल जी एक शब्द कहते थे कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान हो, उसके लिए हमारी सरकार ने ये सारे काम किए हैं और उसको हमने 100% इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की है। लेकिन अविनाश जी, जब ये बात होती है कि कांग्रेस मुद्दा बनाती है कि सिलेंडर का रेट इतना ज़्यादा हो गया है, हिमाचल में लोगों को दिक्कत हो गई है, जब वो इस महंगाई का जिक्र करती है, तो उससे बीजेपी कैसे पार पाएगी? क्योंकि ये बात ठीक है कि ये मुद्दा अभी 5 जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें भी था, 5 राज्यों में, फिर भी बीजेपी पार पा गई थी। हिमाचल में कैसे पार पाएगी जब कांग्रेस कहती है कि सिलेंडर बहुत महंगा है? देखिए, मैं कंपैरिजन में नहीं पढ़ना चाहता कि उस समय क्या था, इस समय क्या था। कुछ बातें इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने गरीब आदमी का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए हमने पूरे प्रयास किए हैं। उदाहरण के तौर पर आज 135 करोड़ की जनसंख्या है, हमने 90 करोड़ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनको ज़रूरत है कि उनके घर पे अनाज पहुंचे। आज 90 करोड़ लोगों को अनइंटरप्टेड हम लोग अनाज दे रहे हैं ताकि उसके घर का चूल्हा जो है जलता रहे। तो ये पार्टी ने, एक सरकार ने जो प्रयास किया है कि महंगाई का असर जो है वो जो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है, उसका असर कम से कम जो गरीब आदमी है उसकी रसोई पर ना हो। एक बड़ा मुद्दा है सर हिमाचल में, क्योंकि डिसिप्लिन, बीजेपी में अनुशासन बहुत बड़ी बात कही जाती है। जो टिकट बंटवारे के बाद बागियों का मुद्दा हुआ, आपने भी कमांड संभाली लोगों को समझाने के लिए, क्या ये बड़ी परेशानी का सबब बन गया है? क्या ये इतनी चर्चा क्यों है बागियों की? देखिए, ऐसा है, चर्चा शायद मीडिया में ज़्यादा है लेकिन जनता में नहीं है। लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं कि 5 साल पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, 10 साल मान सम्मान दिया, अगर कोई व्यक्ति एक टिकट ना मिलने से पार्टी से अलग होता है तो क्या उसका सिर्फ एम एमएलए बनना ही है या पार्टी की सेवा करना नहीं है? तो ये कार्यकर्ता आम इस बात को समझता है, लेकिन वो इशू नहीं है। जितने भी बागी खड़े हैं, कोई इशू नहीं है। कारण क्या है? हम लोग व्यक्ति से कम संगठन के ऊपर अपने चुनाव को ज़्यादा लड़ते हैं।
संगठन बूथ लेवल तक खड़ा है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बूथ की बात बताऊं, हमने बूथ में पन्ने तक पहुंच गए हैं, एक पन्ने के प्रमुख तक तय कर दिए हैं। पन्ने की बात छोड़ो, हमने पन्ना कमेटी तक बना दी है। जब ये सारा संगठन मिलकर काम करेगा तो वहाँ वो दिखाई नहीं देंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम 68 की 68 सीटें लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एकदम हमने 68 रैलीज करने की घोषणा की। 68 की 68 में बहुत बड़े नेता नहीं गए, लेकिन वो रैलियां इतनी कामयाब हुई, किसके बलबूते पे की हमने? कार्यकर्ता के बलबूते पर। वहाँ भी की जहाँ पर कुछ आप कह रहे हैं बागी खड़े हैं। तो ये एक जो प्रदर्शन बनाया जहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है, जहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के हक में बना हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सरकार नहीं, इस रिवाज को बदलेंगे। क्योंकि आपने कुछ लोगों को मनाया और कुछ लोगों पे आपने कार्रवाई की, कई पूर्व विधायकों का आपने निष्कासित भी किया है, तो बैलेंस हो गया है क्या? नहीं, डेफिनेटली मैंने कहा ना, हम संगठन के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं माने तो उनमें को पार्टी में रहने का हक कोई नहीं है। और ये भी बता दूं कि वो उनको अब पार्टी में लिया भी नहीं जाएगा। ये भी मैसेज हम दे रहे हैं कि अब आपने इस समय धोखा दिया है और आपको पार्टी में कोई स्थान नहीं मिलेगा। कांग्रेस ये कहती है कि आप लोग इस चुनाव को पीएम मोदी से कनेक्ट करते हैं, मोदी वर्सेस कांग्रेस बना रहे हैं, लोकल मुद्दों को आप लोग खुद अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लोकल मुद्दे कभी चुनाव में अवॉइड नहीं किए जा सकते। देखो, मोदी जी का एक अपना ऑरा है और हिमाचल के साथ उनका एक अलग लगाव है। मैं एक बात बता दूं कि जो कुछ मोदी जी देश को देते हैं उसका हिस्सा हिमाचल को ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर वंदे भारत ट्रेन देश में 4 चलनी थी, एक हिमाचल को दी। वर्ल्ड ड्रग पार्क देश में 3 देने थे, एक हिमाचल को दिया। तो अगर मोदी जी इतना प्यार रखते हैं और जनता भी उनसे प्यार करती है, तो जनता भी चाहती है कि कम से कम जब वो आएँ, हम इतनी संख्या में इकट्ठे होकर उनका आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें। तो इसलिए मोदी जी का जहां आना, कांग्रेस को तकलीफ क्या है? हमारे पास नेता हैं तभी आ रहे हैं ना। उनके पास ऐसा चेहरा ही नहीं है जो सबको अपील कर सके। इसलिए वो ये नहीं, वो कहते हैं हम जयराम ठाकुर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या उनको आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ रहे। देखो, जयराम हमारा चेहरा है, हम बार बार हम कह रहे हैं कि वो चेहरा है, वही चेहरा रहेगा। उन्होंने भी यहाँ तो काम उन्होंने किए हैं ना। जो मोदी जी वहाँ फैसले करते थे, कुछ स्कीम देते थे, उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन करने का काम जयराम सरकार ने किया है ना। और नीचे तक जयराम सरकार ही लेके गए ना। ऐसा एक भी कंस्टिट्यूंसी आप बता दीजिए कि वहाँ पर सरकार की योजनाओं का, विकास का उस कंस्टिट्यूंसी को लाभ ना मिला हो। कोई ऐसा गांव बता दीजिए जहाँ पर सरकार की योजना को लाभ ना मिला। इसलिए हमने 1 साल में हमारे विधायक ने अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या किया, रिपोर्ट कार्ड दो। 2 साल में क्या किया, रिपोर्ट कार्ड दो। 3 साल में क्या किया, रिपोर्ट कार्ड दो। 4 साल में क्या किया, रिपोर्ट कार्ड दो। अब वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो अपने कार्यकर्ता के हाथ में है, किस विधानसभा में केंद्र और राज्य सरकार और लोकल एमएलए ने ये काम किए। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी का यहाँ नाम ही निशान नहीं है। सरकार और संगठन के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जहाँ थी हमने वहाँ पर चेंज कर दिया। आपने जो चेंज किया, जैसे आपने भारद्वाज जी को चेंज किया, उन्होंने बोला कार्यकर्ता जिताएंगे, हराएंगे, मतलब वो चर्चा में बहुत रहा। अब तो पूरी बीजेपी लगी हुई है। ये जो मंत्रियों की सीटें बदल गई, पठानिया साहब की सीट आपने बदली, इससे मैसेज ठीक गया? देखिए, ये एक योजना का हिस्से होते हैं, स्थिति को देखते हुए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। मैंने कहा ना, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है। हम कार्यकर्ता पर विश्वास है कि वो अपने बूथ पर काम करेगा और अपने नेता को, जिसको भी हमने टिकट दिया है, उसको वो चुनाव जिताएगा। धूमल जी को उतनी तवज्जो नहीं दी गई, इसको भी कांग्रेस ने खूब उछाला। मैं समझता हूँ कांग्रेस को तकलीफ क्या है हमारी पार्टी के बारे में। धूमल जी हमारे बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हैं और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़वाऊंगा। और आपने देखा, अगर हमने उनको बूथ की मीटिंग लेने के लिए कहा तो वो बूथ की मीटिंग लेने गए। हमने उनको किसी ऑफिस में उद्घाटन करने के लिए कहा, ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए गए। जब भी खुद मैं जब प्रवास पे भी गया हूँ तो उन बैठकों में रहे हैं। धूमल जी का स्थान आप कांग्रेस को बोल दीजिए, वो कम मत आके और उनकी चिंता मत करे। वो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उनकी चिंता कर रहे हैं, वो हमारी चिंता कर रहे हैं। एक विषय जो बड़ा चर्चा में है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पेंशन ने आपको टेंशन दे दी है। ओपीएस का जो मुद्दा है, उस पर क्या बीजेपी बैकफुट पर है? अगर ईमानदारी से आप मेरी बात को रखेंगे, ये मुश्किल डाली किसने है? कौन है इसका जन्मदाता? ये बताओ, आप बताइए। आप कहते हैं कि वीरभद्र जी के समय वापस, ठीक है ना, जन्मदाता ही वो हैं। ठीक है, अब फिर इशू उठा लिया। जिन लोगों ने उस चीज को खत्म किया,
अब वो लोग कह रहे हैं जी हाँ उनको मालूम है सरकार तो उनकी आनी नहीं, चलो ये भी मुद्दा उठा दीजिए। हमने बार बार कहा है कि हम बड़े गहनता से इस बात पर विचार कर रहे हैं, जो भी अच्छा निर्णय होगा वो मुलाजमों के हक में हम करेंगे। लेकिन इससे एक माहौल बनेगा, क्योंकि जब हम जब दिल्ली से चले और हिमाचल में प्रवेश किया, आपके भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं उपलब्धियों के। कांग्रेस कहती है पहली कलम से 1 लाख सरकारी नौकरी, कुल 5 लाख रोजगार, ओल्ड पेंशन स्कीम। जब इस तरह के वादे हो रहे हैं और जब इस तरह के वादे होते हैं तो फिर बीजेपी क्या कही, काट क्या है अगर वो पहली कलम से कहते हैं 1 लाख सरकारी नौकरी? देखो ऐसा है, राहुल गांधी ने पंजाब में भी आके कहा था, जब अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सब कर्ज माफ हो जाएंगे, लेकिन वो 10 साल में भी नहीं हुए। राजस्थान में मैं प्रभारी था, उस समय भी वही बात करते थे, कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में वही बात करते थे, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ जनता जानती है कि ये इनकी सरकार तो आने वाली नहीं, जो मर्जी सपने दिखा दें वो सपने ना तो ये पूरे कर पाएंगे, ना ही जनता इनको को मौका देगी कि ये सरकार में आए फिर झूठे वादे करके जनता को 5 साल तंग करें। जनता ने जो हमने वादे किए हैं 99% अपना जो मैनिफेस्टो था, विजन डॉक्यूमेंट था, उसको हमने पूरा किया है। आप एक बात ऐसी बता दीजिए, मैंने जो कहा कि आप भी मैं भी हम सब लाभार्थी हैं भैया। आज हम लोग ऐसे बैठे हैं बिना मास्क के, तो इसमें मोदी जी की कार्यकुशलता, उनकी प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि उन्हें हमें कोरोना का वैक्सीनेशन, और वो भी फ्री में। और हिमाचल वो प्रदेश जिसने 100% वैक्सीनेशन करके देश में पहला स्थान प्राप्त किया, और 0% वेस्टेज करके हिमाचल ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। इन बातों को जनता भूल जाएगी क्या? एक बात और कही जाती है, जो कांग्रेस कहती है कि उधार पर चल रही है सरकार, बार बार उधार लेती है। हालांकि इस बात को आम आदमी पार्टी भी उठाती है कि कर्जा हिमाचल पर बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी 4 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब में है और कोई रिलीफ देते नहीं, करोड़ों रुपया फिर एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। 4 लाख करोड़ का कर्जा। अब वो बताएं, कांग्रेस जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, देखिए केंद्र सरकार हमेशा मदद करती है, केंद्र सरकार हमेशा राज्यों को चलाने के लिए उनको असिस्ट करती है। तो हमें भी केंद्र सरकार इस राज्य को चलाने के लिए, अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो मदद करती है। ये बताओ, एक भी योजना जो हमने अनाउंस की हो वो योजना क्या रुकी है? हमने कहा कि 60 साल की उम्र के महिलाओं को पेंशन देंगे, वो हमने इम्प्लीमेंट की, पेंशन मिल रही है, क्या रुकी है क्या? हमने कहा कि आधा किराया महिलाओं का लगेगा, रुका है क्या? आधा किराया हो रहा है। अब कांग्रेस ने क्या किया आप देखिए, मैं जब रैलियों में जाता हूं तो जनता से पूछता हूं कि 80 साल की कोई महिला यहां आई है? कोई नहीं होती। कांग्रेस ने 80 साल की उम्र की पेंशन अनाउंस कर दी ताकि 80 साल का कोई हो ना कि पेंशन किसको देना। हमने उस बात को 60 साल पे लेके आए हैं, और फिर कोई कंडीशन नहीं है। आज हर घर में 1500 रुपए की पेंशन जो है वो जा रही है। हमने जो वादे किए उसको पूरा किया, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि जब दोबारा वोट डालेंगे इन बातों का ध्यान रखेंगे कि एक वोटर का ध्यान किस सरकार और पार्टी ने रखा, वो है भारतीय जनता पार्टी। आपने जो बताया कि योजनाएं चल रही हैं, किराया आधा हो गया है, कुछ हद तक बिजली यूनिट भी फ्री दी जा रही है, फिर इसमें और रेवड़ी कल्चर में फ़र्क क्या है? देखिए मैंने कहा ना, हम रेवड़ी की तरह नहीं बांट रहे, हम जनता की जो तकलीफ है, जो जनता की तकलीफ है, जो हमने अंत्योदय की बात कही है, उस व्यक्ति को साथ लाने के लिए हमने ये योजनाएं बनाई हैं और उन लोगों को योजना का लाभ दे रहे हैं। फिर दिल्ली मॉडल में क्या फ़र्क है? वहाँ भी दिल्ली मॉडल में बेईमानी है, यहाँ ईमानदारी है। सर बिजली यूनिट आप फ्री दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि वो उनकी नीयत और हमारी नीयत में बहुत अंतर है। हमारी नीयत और नीति उनसे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मुकाबले में वो आए हैं, कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, कुछ बागी इधर से उधर हो गए, कुछ सीटों पर पेच फंसाया। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक परेशानी बन रही है? बिल्कुल नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग पार्टी है जहाँ पर। सिर्फ एक ठीक है कि आप लोग भी उनको सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ ऐसी बातें कहेगी, और सिर्फ मैं तो कहता हूँ कि केजरीवाल और इनकी पार्टी ने झूठ बोलने में PhD कर रखी है। इतना झूठ मैंने आज तक किसी नेता को बोलते नहीं देखा जितना जे लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की। पड़ोसी राज्य पंजाब है ना, देखिए वहाँ का क्या हाल है। आपने बेहतर देखा है। 100 दिन में नशा मुक्त कर देंगे। आज 2 डेथें एक परिवार में नशे से हो रही हैं, नशे से लोगों का बुरा हाल है। हम
ये योजना लागू करेंगे, एक भी योजना वहाँ पर लागू नहीं हुई है। जब वो ये कहते हैं कि पंजाब से लगा हुआ हिमाचल है, बहुत सारी सीटें लगी हुई हैं, उन्होंने बम्पर मेजॉरिटी हासिल की है, 3/4 से ज़्यादा बहुमत है, उन सीटों का असर उन सीटों पर दिखाई देगा जो पंजाब से लगती हैं हिमाचल की। चलो कम से कम उन्होंने अपने आप को 5-6 सीटों पर लिमिट कर लिया ना, लेकिन वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, आज जो वहाँ पर हालात बन रहे हैं, डेली मर्डर, लूट खो, डेली चोरियाँ, इतना कुछ हो रहा है, क्या हिमाचल की जो पीसफुल रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर आने देंगे? हिमाचल की जनता वहाँ माहौल नहीं खराब होने देगी, इसलिए आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो आखिरी समय में दल बदल होता है अविनाश जी, जो लोग इधर से उधर आते हैं, कांग्रेस के बीजेपी में, इधर से उधर जाते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? और आप लोग भी जैसे लोगों को स्वीकार करते हैं, तो जो आपका वर्कर है वो क्या फील करता है? देखिए, आपने देखा होगा, हमने उन्हीं लोगों को अपने साथ शामिल किया है जिनकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती थी, और जो यहाँ पर बड़े कद्वर नेता थे और वहाँ की पॉलिसीज़ को ओपनली उन्होंने कंडेम किया है। ये नहीं, डबल कैरेक्टर वाले लोग नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने कमांड संभाली हुई है, जो रैली में भीड़ आ रही है उससे कांग्रेस बड़ी उत्साहित है, और ऐसा लग रहा है कि नेक टू नेक फाइट जैसा कुछ कांग्रेस कर पाएगी। बिल्कुल नहीं। आप कनेक्ट देखिए, आपने कल की अमित शाह जी की रैली भी देखी होगी, और उसका कनेक्ट जनता के साथ और प्रियंका गांधी का कनेक्ट जनता के साथ बहुत फर्क आपको नजर आएगा। वो जनता से, क्योंकि वो ऐसे नेता नहीं हैं जो जनता को अपील कर सकें, जो जनता को अपनी तरफ खींच सके। ये एक ठीक है कि वो किसकी बेटी है, राजीव गांधी की बेटी है, किसकी पोती है, वो फलां की पोती है, लेकिन हमारा नेता एक जमीन से उठा हुआ नेता है जिसने मेहनत करके अपने आप को नेता बनाया है और जनता ने उसको एक्सेप्ट किया है। उन दोनों की अपील का बड़ा अंतर होता है। जब आप लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में विकास की या काम की, जिसमें अभी हमने देखा जैसे वंदे भारत ट्रेन का जिक्र हुआ या कुछ और कार्य जिस तरीके से हुए, लेकिन बात ज़्यादातर हो रही है राम मंदिर निर्माण की या फिर काशी का पुनरुद्धार, इन सब की बातें ज़्यादा हो रही हैं। क्या ये कोर इश्यूज़ हैं हिमाचल में, ये मुद्दे हैं? देखिए, ये वाकई इशू हैं, क्योंकि जब से मैं संभाला है, मैं संघ के साथ जुड़ा रहा, फिर मैं बीजेपी में आया। आप हमारे रेजोल्यूशन पढ़िए तब के, जब हमें मौका मिलेगा हम धारा 370 देश से हटाएंगे, अब जब हमें मौका मिलेगा हम राम मंदिर बनाएंगे। हमने कहा था, ये हमारे आइडियोलॉजी का हिस्सा था, हमारे घोषणा पत्र के हिस्से हैं, हमारी पार्टी का ये एक इशू था जिसको हम सॉल्व करना चाहते थे। जैसे हम सत्ता में आए, राम मंदिर भी बना और 370 धारा भी हटी, जिसको आप सोच नहीं सकते थे ऐसे काम होंगे। आज दी से 370 धारा हटने के बाद देश, हमने कहा था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक है। कांग्रेस ने इस देश को संविधान में ही बांटने की कोशिश की, लेकिन आप अगर वहाँ गए हों कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो आपको एक ऐसा वर्ग मिलेगा वो इस 370 धारा हटने से पहले अपने आप को आज भी बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कह रहा था। देश में कहीं भी दो शब्द यूज नहीं होते थे, सिर्फ जम्मू कश्मीर में होते थे। 1 लाख परिवार ऐसा था जो 47 में यहाँ पर आया, लेकिन उनको नागरिक होने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे 370 धारा हटी है, आज वो परिवार इस देश के नागरिक हो गए हैं और सारी सुविधाएं ले रही हैं। अब कितना फ़र्क है इस बात में, जो वो 1 लाख परिवार थे वो तो पंच भी नहीं बन सके जम्मू कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए देश के 2 प्रधानमंत्री और 1 उप प्रधानमंत्री बन गए। वो तो बेचारे पंच तक नहीं बन सके। आज वो उनको भी मौका मिलेगा कि वो राजनीति में भी और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर काम करेंगे। ये 370 धारा हटने का बहुत बड़ा फ़ायदा मैं एक बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ, तो मैंने उसको ग्राउंड में देखा है कि कितने लोगों के मन में जब कोई गाड़ी सरकारी निकलती थी तो 2 झंडे देश में की देखे आपने, कितनी वेदना होती होगी आपके मन को जब आप भी करने जाते हो। यह कमाल है, क्या हम किसी और देश में आ गए हैं कि एक गाड़ी में 2 झंडे, दफ्तरों में 2 झंडे। और मैंने 120 फीट का झंडा नेशनल फ्लैग कठुआ में जब लगाया, तो मैंने भाषण में कहा था कि अगर ये 370 धारा होते हुए करते शायद पुलिस हमें लाठियां मारती। तो 2 झंडे वालों के साथ आपने सरकार बनाई, इसकी तो चर्चा रहती है ना? की है हमने, वो हमें एक मिथ तोड़ना था वहाँ पर कि हम सरकार नहीं बना सकते। हमने कहा सरकार बनाइए, और हमने वहाँ काम करके दिखाया है जो आज तक वहाँ नहीं हुआ था, वो हमने उस समय गठबंधन सरकार में भी करके दिखाया था। मेरे 1-2 सवाल है अंत में सर, क्योंकि आप जब 370 का जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर कांग्रेस बात करती है बेरोजगारी की, पेपर लीक की, तो क्या
370 के आगे ये मामले गौण हो जाएंगे, ये छुप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमने बेरोजगारी की बात करें तो हमने उसका प्रोविज़न किया है भाई। अब देश के प्रधानमंत्री ने हरोली में, ऊना के डिस्ट्रिक्ट हरोली में वलक ड्रग पार्क दिया ना, कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? 30,000 सीधा और 1 लाख इनडायरेक्ट, 1.5 लाख लोगों को करीब रोजगार मिलेगा। ये छोटी बात नहीं, एक ही प्रोजेक्ट में। और कितने प्रोजेक्ट आए हैं जहाँ पर, उन प्रोजेक्ट की अगर गिने हुए तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की कोई यहाँ इशू नहीं रहेगा। आखिरी सवाल है सर, आपने अटल जी के साथ काम किया है। अटल जी के समय, आडवाणी जी के समय की राजनीति बीजेपी की, और अब जब बात होती है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की, कितनी बदल गई है, कितनी टफ हो गई है? मतलब काम ज़्यादा करना पड़ता है? देखिए, वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, आज भी हमारे सम्मान के वो नेता हैं। जो उन्होंने पद चिन्ह बनाए थे उन पर ही चलते हुए हम आगे जा रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी और पार्टी के सब लोग, हम लोग जो हमारा मिशन है हम उसके लिए ही काम करते हैं। ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से कोई निर्णय, कोई बातें हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारा ध्येय सबका यही है कि भारत माता को हमने जिस ढंग से हमने सोचा हुआ कि शीर्ष पर पहुंचाना है, भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश बने, वो पहुंचाना है। आपने देखा हुआ मोदी जी आज देश के नहीं दुनिया के नेताओं में गिने जाने लगे हैं। वो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्होंने सीखा है वो उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जान लेता हूँ, कितनी सीटों का अंदाजा लगा रहे हैं? कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम जीतेंगे, पिछले रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। चलिए अविनाश जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी है, जीत को लेकर आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार विवाद बदलेगा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।